राज्यों में हाल ही में कोरोना महामारी और त्रासदी के दौर में भी चुनाव हुए और उन चुनाव के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। इन चुनाव में राज्य हो या उपचुनाव के नतीजे के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि पार्टी को जीत मिल सके। लेकिन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। असम के अलावा बीजेपी को 4 अन्य राज्यों में करारी हार झेलनी पड़ी। तो वहीं पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के आए नतीजों ने भी बीजेपी की मुश्किलों को मानो और दोगुना बढ़ा दिया है। इस मुसीबत की घड़ी में बीजेपी जहां लाख दावे जीत के ठोक रही थी, वहीं अब बीजेपी के लिए आने वाले राज्यों में चुनाव काफी ज्यादा मुश्किल का सबब बन गए हैं। जैसा कि हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों के तौर पर कई नेताओं ने दम भरा, चुनावी रैलियां की और जनता को लुभाने के कई वादे किए। पश्चिम बंगाल के जमीन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री देश के अमित शाह तक ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और देश को एक अलग ही दिशा में मोड़ने की कोशिश की। एक और जहां हमारा भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से त्रस्त आ चुका है। महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू तभी कर दिए थे, लेकिन राजनेताओं ने मनमानी के चलते और जीत को सर्वोपरि मानते हुए अपने आगे किसी की नहीं सुनी। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों की चेतावनी को भी चुनावी नतीजों के आगे और चुनावी लहर के आगे अनदेखा कर दिया गया। अब भले ही उसके नतीजे पार्टी के सोच के विपरीत आए हो और लाख दावों को नतीजों ने गलत साबित कर दिया हो। चुनाव के बाद राज्य दर राज्य इलेक्शंस के नतीजों ने काफी ज्यादा बीजेपी की परेशानियों को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी एक उदाहरण पेश करते हैं कि आने वाले यानी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। मध्य प्रदेश में कई दिग्गज नेताओं ने चुनावी प्रचार किया, उसमें महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक नाम शामिल था, जिन्होंने दमों में खूब दम भरा जीत का, लेकिन पार्टी को उस सीट पर भी जीत हासिल नहीं हो सकी। यहाँ सिंधिया से लेकर शिवराज का जादू कमलनाथ की 4 रैलियों के आगे मानो फीका सा पड़ गया। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति, खासकर बीजेपी की हालत भी धीरे धीरे उस व्यापारी जैसी होती जा रही है। फिलहाल बीजेपी के लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि अपने तंबू को बचाएं या फिर ऊंट को माथे पर बिठाएं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और बचाने के लिए उसने कांग्रेस के जिन ऊंटों को अपने तंबू में गर्दन घुसाने की इजाजत दी थी, वो ऊंट अब बीजेपी के तंबू में घुसकर वहां बरसों से मौजूद लोगों को ही बाहर करने और करवाने में तुल गए हैं। दमोह उपचुनाव के नतीजे आने के बाद तंबू के पुराने रहवासियों और मेहमान ऊंटों के बीच घमासान चरम पर दिखाई दे रहा है। यहाँ ऊंटों से हमारा तारुफ है बीजेपी के पुराने नेता और बीजेपी में आए नए नेताओं के बारे में। तंबू में ऊंट घुसाने का ये किस्सा 2020 में उस समय शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से बगावत कर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थकों के साथ अलग हो गए थे और बाद में इन सभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। उनके देखा देखी कांग्रेस के कुछ और विधायक और नेता भी बीजेपी के पार्टी में शामिल हो गए थे और उन सभी को पार्टी ने सर माथे पर ले लिया था। लेकिन बीजेपी में घुसने का दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल लोधी का मामला तो बहुत ही निराला था। राहुल लोधी 2018 के चुनाव में दमोह से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे और उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जयंत मौर्य को हराया था। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में आने की भगदड़ और पार्टी बदलने पर भारी पुरस्कार मिलने की संभावना को देखते हुए लोधी ने अचानक विधायकी से इस्तीफा दे दिया।
जाहिर तौर पर कारण ये बताया कि बीजेपी ही उनके विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सकती है और पहले से ही लिखी जा चुकी स्क्रिप्ट के तहत राहुल लोधी को न सिर्फ मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया बल्कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी सौंप दिया गया। बाद में राहुल लोधी के ही इस्तीफे से खाली हुई दमोह सीट पर पूर्व कांग्रेसी लोधी को भाजपाई लोधी के रूप में उपचुनाव में उम्मीदवार बनाकर उतारा गया। राहुल लोधी ये उपचुनाव कांग्रेस के अजय टंडन से हार गए और ये हार भी कोई छोटी मोटी नहीं, 17,000 से ज्यादा वोटों से हुई। हार के बाद लोधी ने अपनी शिकस्त का ठीकरा उन्हीं जयंत मैल्या के सर फोड़ा जिन्हें 1000 से भी कम वोटों से हराकर वो 2018 में विधानसभा पहुंच गए थे। उन्होंने मैल्या पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। पार्टी ने भी सिर्फ राहुल लोधी की सुनी बल्कि आनन फानन में मैल्या को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दमोह में मैल्या के पुत्र सिद्धार्थ मैल्या समेत 5 मंडल अध्यक्षों को पार्टी से निलंबित ही कर डाला। जाहिर है ये बात दमोह में बीजेपी का पर्याप्त बन चुके दिग्गज नेता जयंत मैल्या को खलनी ही थी। पार्टी में अपनी खास पहचान और पकड़ रखने वाले मैल्या 2018 का चुनाव राहुल लोधी से मात्र 789 वोटों से हार गए थे। दमोह सीट पर मैल्या की पकड़ और रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो इस सीट पर 1984 से 2013 तक और सिर्फ 1995 का चुनाव छोड़ बाकी सारे चुनाव जीते हैं। 1990 के बाद से 2013 तक वो लगातार 6 बार यहाँ के विधायक रहे हैं। पार्टी की ओर से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद मैल्या सवाल उठा रहे हैं कि हार के लिए सिर्फ वो ही जिम्मेदार कैसे हैं, जबकि विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार की कमान तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने संभाल रखी थी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जब राहुल लोधी खुद अपने ही वार्ड से हार गए, वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के वार्ड में भी हारे, तो फिर अकेले मैं ही हार के लिए कैसे जिम्मेदार हुआ। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि राहुल लोधी और उनसे पहले उनके रिश्तेदार प्रद्युम्न लोधी को कांग्रेस से बीजेपी में लाने के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और वर्तमान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का हाथ माना जाता है। इस हिसाब से मामला लोधी समुदाय की जातिगत राजनीति से भी जुड़ा है। उधर दमोह की राजनीति में मैल्या और प्रहलाद पटेल के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात भी किसी से छिपी नहीं है। नई परिस्थिति में पार्टी के लिए दिक्कत ये हो गई है कि बाहर से आने वालों के लिए अपनों को धकियाने के चलन के खिलाफ अब नेता मुंह खोलने लगे हैं। दमोह मामले में भी यही हुआ। पूर्व मंत्री और जबलपुर से विधायक अजय बिश्नोई ने भी ये सवाल पूछते हुए ट्वीट किया, क्या टिकट बांटने वाले और चुनाव प्रभारी भी जिम्मेदारी लेंगे। दमोह मामले में पार्टी के ही कई नेता इस राय के हैं कि सिंधिया प्रकरण के समय तो कांग्रेसी विधायकों के सर पर बैठाना, सरकार बनाने के लिए पार्टी को मजबूती देना, लेकिन दमोह में तो ऐसा नहीं हुआ था। राहुल लोधी के बीजेपी में आने या न आने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। फिर ये फैसला आखिर पार्टी की ओर से क्यों लिया गया। हालांकि अब इस बात का ठीकरा सिंधिया के सर पर भी फोड़ा जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी आलाकमान दमोह हारने के लिए सिंधिया या फिर अन्य नेताओं को क्या कुछ सजा सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज।